हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। आज लाए हैं हम एक नया चैप्टर जिसका शीर्षक है, ये एक कविता है जो कि आत्मकथ्य इसका शीर्षक है। और ये जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो कविता है ये किस बारे में लिखी गई है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी में प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां उनके अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और का इन सभी भाषाओं का अध्ययन किया। छायावाद काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो। अब देखिए यहाँ पर इनकी कुछ, देखिए हम किसी भी लेखक का जीवन परिचय क्यों देखते हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो आप याद कर लीजिएगा। साथ में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 11th-12th में, तो वहां पर आपको इनके जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं उनके बारे में आपको पूछा जाता है। तो यहीं से हम, जैसे ये आपके छायावाद के प्रमुख कवि हैं तो लेखक हैं, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या इन्होंने काव्य कृतियां लिखी हैं। उनमें आपका चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये बहुत ही फेमस इनकी कृतियां हैं, काव्य रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली जो आपकी कामायनी है, पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ठीक है, तो कई बार प्रश्न ये भी बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो किस कृति के लिए दिया गया है। तो कामायनी के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। ये एक काव्य रचनाकार भी हैं, साथ में इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। और गद्य रचनाओं में उनके अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक है। तो कंगाल, तितली और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो ये सभी आपको, देखिए जयशंकर प्रसाद का आपका 11th-12th में आपको पूछा जाता है इनके जीवन परिचय के बारे में, साथ साथ इनकी रचनाओं के बारे में आपको पूछा जाता है। तो इनकी आत्मकथ्य कविता को तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में इसके बारे में यहाँ पर आप, तो इन्होंने क्या क्या लिखी हैं जो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, उसमें चित्राधार हो गया, कानन कुसुम हो गया, झरना हो गया, आंसू, लहर और आपका कामायनी, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। ठीक है, और साथ में इन्होंने कुछ गद्य रचनाओं की भी यहाँ पर रचना की। अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया और ध्रुव स्वामी, ये इनके प्रमुख नाटक है। और इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, और कुछ इनकी कहानी संग्रह भी है, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इनके जीवन परिचय, प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन, प्रसाद का साहित्यिक जीवन की जो कोमलता है, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम और देश प्रेम, साथ में जो इनकी शैली की जो लाक्षणिक उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है, इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथ्य विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने, जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे क्या करें, अपनी आत्मकथा लिखें। आत्मकथा क्या होती है, जिसमें कोई भी लेखक जो भी लिखता है अपने जीवन के बारे में, जीवन से लेकर मृत्यु तक जितनी भी घटनाएं हैं विस्तार में उसको लिखा जाता है, अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं को उसमें लिखा जाता है।
तो प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे। ठीक है, अब देखिए, इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई ये कविता है। अब जो है, उन्होंने जब उनको आत्मकथा लिखने को कहा जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने, तो इन्होंने यहाँ पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा मुझे अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी है। अब इसी असहमति के तर्क से उन्होंने जो है इसमें तर्क दिए कि क्यों वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, किस कारण से उनको आत्मकथा नहीं लिखनी है। इसी तर्क से हुई एक कविता आपकी आत्मकथ्य। यह कविता जो है पहली बार सन 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी और साथ में छायावादी शैली में लिखी गई है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष का यहाँ पर मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उन्होंने आत्मकथा तो नहीं लिखी, लेकिन इसी तर्क से पैदा इस छोटी सी कविता में उन्होंने जो है अपने जीवन का सार बता दिया कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, साथ में उनके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख रहा, कैसा उनका जीवन रहा, ये सभी उन्होंने यहाँ पर जो है सभी पक्षों का यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को उन्होंने अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बिंबों का यहाँ पर प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की जो कथा है एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। अर्थात जब उनसे ये कहा गया कि आप अपने आत्मकथा लिखिए, तो उन्होंने अपने को स्वयं को क्या कहा कि मैं एक साधारण, मेरा जीवन है, मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसके द्वारा मैं आत्मकथा लिखूं और लोगों को मेरे जीवन से कुछ सीख मिले। तो उन्होंने क्या कहा है कि मेरे जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर वो ये कहना चाहते हैं कि इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है और दूसरी तरफ एक महान कवि की जो है यहाँ पर विनम्रता भी इसमें दिखाई देती है। तो ये कविता जो है क्यों लिखी गई है? ये कविता लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी से उनके मित्रों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन इन्होंने यहाँ तर्कों के माध्यम से असहमति जताई कि मुझे अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कोई भी विशेष बात नहीं, ऐसी कोई रोचक घटना हुई ही नहीं जो जिससे जो है लोग कुछ सीख पाए, लोगों को जिससे कुछ मिले, सीखने को मिले, ऐसा जो है मेरे जीवन में कुछ घटित ही नहीं हुआ है। मैं एक सामान्य जो हूँ, क्या हूँ, व्यक्ति हूँ। तो कुल मिलाकर इस कहानी में जो है उन्होंने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से सबसे पहले कवि द्वारा तो यहाँ पर यथार्थ की स्वीकृति है, ठीक है, साथ में दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है कि एक महान व्यक्ति होने के बाद उन्होंने जो है अपने को क्या कहा है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है। ठीक है, अमूमन जो व्यक्ति जो है, कई बार किसी को क्या कहा जाता है कि आप अपने जीवन की घटनाएं लिखेंगे तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो हम इतने महान हैं, इसीलिए तो ये लोग हमें पूछ रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर इस बात से मना कर दिया है, अपनी जीवन घटनाओं को, अपनी आत्मकथा को लिखने से यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम उनके जीवन की कुछ घटनाओं को, उनके जीवन के कुछ पक्षों को देखते हैं कि कवि, महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया,
आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। आगे कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो देखिए इस कविता में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। जयशंकर जी कहते हैं, जब उनसे ये कहा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, आप अपने जीवन के बारे में जो है पूरा जो है इसमें लिखें कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या आपके घटना जीवन में जो है रोचक बातें चली हैं, जिससे जो है आगे भविष्य में लोग उन कथाओं से उन घटनाओं से कुछ सीख पाए। तो अब यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तो चलिए इसको हम पहले इसके शब्दार्थ लिखेंगे और इसके बाद कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर आनंद नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले भरने अपनी भरने वाले। तो देखिए यहाँ पर मधुप का मतलब होता है भौरा, घनी यानी कि अधिक, अनंत यानी विशाल, नीलिमा नीला आकाश, असंख्य यानी कि जिसकी कोई संख्या ना हो, अनगिनत जिसे कह सकते हैं, जीवन इतिहास यानी कि जीवन की कहानी, व्यंग यानी मजाक, मलिन होता है गंदा, उपहास आपका मजाक, दुर्बलता कमजोरी, बीती यानी कि गुजरी हुई स्थिति या बात, खबर हाल, ये तीनों ही इसके अर्थ हैं। गागर रीति यानी कि खाली घड़ा, ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है। लेखक क्या कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि आप अपनी कहानी लिखिए, तो लेखक ने यहाँ पर क्या कहा इन पंक्तियों में, एक बार आप इसको देख लें और इसके बाद हम फिर से पंक्तियों पर आएंगे। यहाँ पर लिखने से पहले आप क्या करेंगे, प्रसंग लिखिएगा, नोट लिखिएगा, लिखा है आप प्रसंग लिखिए। कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। इस काव्यांश में यहाँ कवि जो है अपने मित्रों से प्रश्न भी करते हैं कि वे कवि की आत्मकथा क्यों सुनना चाहते हैं। ठीक है ना, जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो देखिए जब आपको कहा जाए, आपको किसी घटना के बारे में पूछा जाए, तो आपका मन जो है तुरंत, आपका मन रूपी जो भौरा है वो तुरंत उस घटना के चारों तरफ क्या करता है, मंडराता रहता है। आप चीजों को याद करने लग जाते हैं। अब आपको कहें कोई कि आप जो है अपनी आत्मकथा कहिए, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई जिससे मैं जो हूँ अपनी आत्मकथा लिख सकूं। लेकिन फिर भी उनका मन जो है उन घटनाओं के चारों तरफ, उनका मन रूपी भौरा जो है फिर क्या होने लग गया, गुनगुनाने लग गया। चारों तरफ उन घटनाओं के मन जो है फिर उन घटनाओं को याद करने लग गया। तो उन्होंने क्या कहा, अपने मित्रों से उन्होंने प्रश्न किया कि क्यों आप मेरी आत्मकथा सुनना चाहते हैं। ठीक है, कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से एक भौरा जो है क्या करता है, फूलों के आसपास वो गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है,
ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन, जब उनको ये कहा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, ठीक इसी प्रकार आज कवि का मन भी जो है, मन रूपी जो भौरा है, वो अतीत की यादों में आसपास जो है गुनगुनाकर गुंजार करते हुए न जाने अपनी जो है वो क्या कर रहा है, कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी जो वृक्ष है वो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, लेकिन अब वे सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक करके गिर रही है, क्योंकि अब जो है उनके कवि के जीवन में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है। अर्थात कवि का मन जो है बड़ा निराश है, दुखी है। कवि ने क्या कहा है कि इस वक्त अपने जीवन रूपी इस वृक्ष में जो है उनका क्या चल रहा है, पतझड़ का उनको सामना करना पड़ रहा है। हरा भरा वृक्ष जो है कितना सुंदर लगता है, उसे देख करके जो है आशा, उम्मीदें और जो है उम्मीद की जो है नई किरण जाग उठती है। लेकिन जब पतझड़ में आप उस वृक्ष को देखते हैं तो वो बिल्कुल सूखा जो है, जिस पर एक भी पत्तियां नहीं होती हैं, वो आपको वीरान सा लगता है, दुख सा आपके मन में जो है महसूस आपको लगता है उस वृक्ष को देख करके। लेकिन जब चारों तरफ हरियाली छाती है तो हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी इस वृक्ष में कोई हरियाली नहीं है, पत्ते सूख रहे हैं, पतझड़ मेरे जीवन में जो है आ गया है और मुझे जो है अपने जीवन में पतझड़ का सामना करना पड़ रहा है। मेरे जीवन में दुख चल रहा है, मेरे जीवन में जो है क्या चल, निराशा मेरे जीवन में आ गई है। ठीक है, इसलिए वो अपनी कहानी नहीं कहना चाहते हैं, अपने मित्रों से वो ये बात कह रहे हैं। हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। अब आगे लेखक ने क्या कहा है कि आप मुझे कहते हैं कि अपनी आत्मकथा लिखिए, किसे कह रहे हैं, अपने मित्रों को, और कहते हैं मुझसे पहले हिंदी साहित्य में न जाने इस पूरे हिंदी साहित्य में जो है कई लोगों ने, कई महान पुरुषों ने अपने जीवन का जो है विस्तार किया है, अपनी आत्मकथा को मौजूद किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है, और उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इन लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। लेखक कहते हैं, लेखक यहाँ तर्क दे रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं लिखना चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी जो वृक्ष है वो सूख गया है, उसमें जो है पतझड़ आ गया है। मेरा वृक्ष, जीवन रूपी जो वृक्ष है वो अब हरा भरा नहीं रहा, उसमें अब सुख नहीं है, उसमें जो है दुख है, उसमें निराशा है। एक तर्क उन्होंने ये दिया। दूसरा तर्क उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में जो है, इस विशाल हिंदी साहित्य में उन्होंने देखा कि कई महान पुरुषों ने अपनी जीवन कथाएं लिखी है, अपनी जीवन आत्मकथा लिखी है। कहते हैं उनकी आत्मकथा को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्होंने अपना स्वयं अपने मजाक बनाया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले आत्मकथा को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें उनकी कमियां निकालते हैं। तो लोगों का काम है कमियां निकालना। दूसरा तर्क यहाँ पर लेखक का आ रहा है, कहते हैं इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। अब लेखक ने क्या कहा अपने मित्रों से कि देखो ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की दुर्बलताओं को पकड़ता है, उसकी कमजोरियों को पकड़ता है, उसकी कमजोरी को जो है वो मजाक बनाने में लगा रहता है। ये हर व्यक्ति का जो है ये व्यवहार जो है इस प्रकार का बन गया है। कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो कमियों को नहीं देखते हैं, ठीक है, दूसरे की दुर्बलताओं को, दूसरे की कमजोरियों का मजाक नहीं बनाते हैं। नहीं तो ये दुनिया, पूरी दुनिया भरी हुई है दूसरे की दुर्बलता निकालने, दूसरे की कमियां निकालने में। अपने में चाहे उसमें लाख कमी हो, लेकिन दूसरे की कमियों को निकाल करके उसका मजाक बनाना, ये इस दुनिया का जो है काम है। लेखक इसलिए भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। कहते हैं कि मुझसे पहले यहाँ कई हिंदी साहित्य जगत में लोग, कई महान पुरुषों ने अपनी आत्मकथा लिखी, दुनिया उसको पढ़ती है, उसमें उन व्यक्तियों की क्या निकालती है, कमी निकालती है। तो फिर अपने
मित्रों से वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है। फिर भी हे मित्रों, तुम मुझसे ये कहते हो कि मेरे जीवन की जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। ठीक है, यानी कि जब सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, कुछ ना कुछ दुर्बलताएं रही होंगी, तभी तो दुनिया जो है इतने महान पुरुषों की कमियां और उनकी कमजोरियां भी वो क्या कहते हैं, उनका भी मजाक उड़ाते हैं। मेरे जीवन में भी जो है कई ऐसी कमियां रही हैं जिसको मैं अगर दुनिया के सामने प्रस्तुत करूं तो तब लोग फिर से मेरा भी मजाक बनाएंगे, मेरी कमियों को भी निकालेंगे। तो फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी कमियां लोगों के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करूं। मेरे जीवन के साथ, मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं उसे मैं सबके सामने कह डालूं। फिर कभी अपने दोस्तों से पूछते हैं, क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर पाओगे? ठीक है, तो अब जो है क्योंकि उनके मित्रों ने उनसे क्या कहा है कि आप अपनी कहानी कह डालिए, आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो कहते हैं कि आपको क्या मिलेगा? आपको मेरी कहानी को सुन करके सुख प्राप्त होगा। मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहते हैं मेरे जीवन में कोई ऐसा भाव है ही नहीं जिससे आपको सीख पाओ। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर या घड़े में जो सुख सुख और खुशियों और आनंद रूपी रस थे, वे सभी तुमने ही खाली किए हैं। अब लेखक यहाँ पर अपने मित्रों पर भी व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे मित्र होते हैं जिनको हम बड़ा अपने घनिष्ठ समझते हैं, वो आपको कई बार धोखा दे देते हैं। तो अब लेखक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उनके कुछ मित्र, देखिए सभी नहीं कह सकते हम, कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पर बहुत अच्छे होते हैं और वो आपकी बातें इधर से उधर लेके जाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छा रहेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे, आपके सामने जब आप नहीं होते हैं तो वो आपकी बुराइयां ही करते हैं। और इन लोगों को आप चाहे कुछ भी कर दे, ये यही, क्योंकि उनकी मेंटलिटी, उनका जो मानसिक विकास है इसी प्रवृत्ति का होता है, उनका काम है वो। ठीक है, वो आप उनके सामने उनके लिए कितना भी अच्छा कर दें, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेखक ने क्या कहा? लेखक ने कहा कि मेरे जीवन में जो है कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। ठीक है, और मेरे दुख का जो कारण है, हो सकता है उनमें से कोई मित्र हो। कहते हैं अगर मैं अपनी कहानी लिखूं, और मैं इसलिए भी नहीं लिखना चाहता हूँ कि कहीं मैं अपने जीवन की घटनाओं को लिखूं, अपने दुख का कारण बताऊं, तो कहीं तुम ये ना समझो कि मेरे जीवन में जो दुख आए हैं उनका कारण हम हैं। जो मेरे जीवन रूपी गागर है उसमें जो सुख थे, जो खुशियां थी, जो आनंद था, वो सब तुमने ही खाली किए। यानी कि उनके मित्रों में कोई ऐसे हो, मित्र हो सकता है जो उनके जीवन में दुख डालने वाला, उनकी खुशियों को छीनने वाला, ऐसा तुम ना समझ सको, ऐसा हो सकता है। और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया हो और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। तो अब यहाँ पर अपने मित्रों पर भी लेखक ने व्यंग कर दिया है। ठीक है, कवि, अब इसका भावार्थ क्या है इन पंक्तियों का? कवि जयशंकर प्रसाद पहले तो अपनी आत्मकथा लिखने को तैयार नहीं थे और तर्क दे रहे थे कि हिंदी साहित्य में न जाने कितने महान पुरुष अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। लोग उन महान व्यक्तियों की आत्मकथा को पहले पढ़ते हैं, उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं और इस कड़वे सच को स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है, फिर भी कभी अंततः अपनी आत्मकथा को लिखने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, किंतु चेतावनी भी देते हैं कि वे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे पढ़कर कहीं कोई ऐसा न समझे कि उनके जीवन में जो सुख और खुशियां हैं, जो आनंद रूपी रस थे, वो उन सभी ने ही खाली किए हैं और कवि का जीवन दुखों से भर दिया हो। असल में यह भी कवि का एक तर्क ही है जिसको वो देकर अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं। तो वो जो उनके मित्र हैं उनको वो क्या कह रहे हैं
कि मैं यदि अपनी आत्मकथा लिखूं, अपने दुख का कारण लिखूं और कुछ मैं ऐसी घटना ना लिख लूं जिससे दुनिया के सामने मेरे मित्रों में से ही कोई किसी का जो है किसी को ऐसा प्रतीत हो कि इसके दुख का कारण तो मैं ही हूँ, इसके जीवन में जो सुख थे वो सुख तो मैंने ही छीन लिए, जो खुशियां थी वो तो मैंने ही छीन ली। तो ये जो है तर्क दे रहे हैं कि कहीं तुम लोगों में से ही किसी का नाम ना आ जाए, किसी को ऐसा ना लगे कि इसके जीवन में जो दुख है वो उसका कारण मैं हूँ। तो ये तर्क दे रहे हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी। तो आइए इन पंक्ति को एक बार फिर से यहाँ पर आप देखें और साथ में इसके अर्थ को आप यहाँ पर देखिए क्या कहा उन्होंने। मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है, मधुप मेरा मन रूपी जो भौरा है वो आज जो है, जब उनके मित्रों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो वो जो है उनका मन रूपी भौरा जो है उनकी कहते हैं मैं कौन सी कहानी लिखूं, यह अपनी मैं अपनी गुनगुनाकर कह जाता है। उनका मन रूपी भौरा उन घटनाओं के जीवन की अतीत की घटनाओं के चारों तरफ जो है वो क्या कर रहा है, गुनगुना रहा है, मंडरा रहा है। कहते हैं मैं अपनी कौन सी ऐसी कहानी लिखूं मुरझा कर, क्योंकि मेरी जीवन में क्या है, मेरा जीवन ऐसा है जिसमें जो है जो सूखा पेड़ है, मेरे जीवन रूपी वृक्ष में जो है कि जो पत्तियां हैं वो झड़ रही हैं, देखो कितनी आज घनी, जो घने वृक्ष थे उससे जो है, अब देखिए जब घना वृक्ष में पतझड़ आता है तो वो सारी पत्तियां झड़ करके नीचे आ जाती हैं, वो वृक्ष जो है बिल्कुल वीरान सा लगता है। तो कहते हैं मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है, मेरा जीवन रूपी वृक्ष जो है अब जो है उसमें क्या चल रहा है, पतझड़ चल रहा है, यानी कि दुखों और जो है इसमें जो है दुख का इसमें समय ये चल रहा है, पतझड़ चल रहा है यानी कि दुख का ये समय चल रहा है। आगे इन्होंने तर्क क्या कहा है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, लेखक कहते हैं कि इस पूरे हिंदी साहित्य में असंख्य लोगों ने यानी कितने ही लोगों ने अपने जीवन इतिहास को जो है यहाँ पर लिखा है, अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, यह कर लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, उनको लेते हैं, इसको पढ़ करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन लोगों ने अपना जो है उपहास स्वयं ही उड़वाया है, क्योंकि लोगों का काम क्या है, तब भी कहते हो कह डालो, कहते हैं इसका भाव यहाँ पर क्या है इन दोनों पंक्तियों का, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस पूरे हिंदी साहित्य जगत में कई ऐसे महान पुरुष हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने जीवन इतिहास के बारे में यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया है, आपने कई जीवन आत्मकथाएं पढ़ी हैं, लेकिन लोगों का काम क्या है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है आत्मकथाओं को पढ़ने के बाद कि लोग जो हैं, जो लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं वे अपना उपहास स्वयं ही उड़ाते हैं, क्योंकि लोग उनकी कहानी पढ़ते हैं, उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, उनकी दुर्बलताओं को, उनकी कमजोरियों को निकालते हैं और फिर आपस में व्यंग मलिन उपहास और उपहास उड़ाते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। लेखक कहते हैं कि इतने महान पुरुषों की लोग आत्मकथा पढ़ते हैं, उनकी ही कमियां निकाल देते हैं, उनकी दुर्बलताओं को निकाल देते हैं, मेरे मित्रों तब भी तुम कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को बता दूं, अपनी कमजोरियों को, क्योंकि आत्मकथा जब लिखेंगे तो वहां पर आपको सभी घटनाएं लिखनी पड़ेंगी और सभी घटनाएं आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें आपकी कमजोरियां निकलेंगी, आपकी कमियां निकलेंगी, आपकी दुर्बलताएं निकलेंगी, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक पक्ष मजबूत होता है तो दूसरा दुर्बल भी होता है, कुछ न कुछ कमियां हर व्यक्ति में होती है, ठीक है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि फिर भी तुम ये कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि जो मैंने इससे पहले जो है क्या की है, कमियां की हैं, जो दुर्बलताएं मेरे जीवन में हैं, फिर भी मैं ये अपनी आत्मकथा के माध्यम से आपको ये कह दूं,
तुम सुनकर सुख पाओगे। अब अपने मित्रों से ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैं अपनी दुर्बलताओं को लिखूं और तुम इसे सुन करके सुख पाओगे? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे या गागर रीति? गागर रीति यानी कि मेरा जीवन रूपी जो गागर है वो क्या है? खाली है। क्या तुम इस खाली गागर को देखना चाहोगे? किंतु कहीं फिर तर्क देते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाली। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने जीवन की घटनाओं में कुछ ऐसा न लिख दूं जिससे तुम्हें ये लगे कि इसके जीवन में जो सुख और सुविधाएं खुशियां थी ये तो छीनने वाले हम ही हैं। इसके जीवन रूपी गागर से जो रस है वो हमने ही छीन लिए हैं और अपने गागर में भर लिए हैं। तो ये इसका अर्थ है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। साथ में आप इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत जो काव्य खंड है हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए। और आगे जो है आप नेक्स्ट जो आपकी काव्यांश है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए